बहरा टाउन कराची के अंदर ट्रांसफ़र्स के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ, ट्रांसफ़र प्रोसेस चेंज हो गया। अथॉरिटी के ऊपर अगर आप ट्रांसफ़र पहले किसी के नाम प्रॉपर्टी करवा सकते थे, तो अब उसका प्रोसेस जो है बड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया और ऑफिशियली प्रोफेशनली चंद एक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगी कि अथॉरिटी के ऊपर आप जो ओवरसीज़ बायर्स हैं उनके नाम पर प्रॉपर्टी करवा सकेंगे। फिर इसके अलावा पहले आप किसी भी बायर के बिहाफ पर ट्रांसफ़र फ़ाइल मौसूल कर सकते थे, चाहे आप उसके ब्लड रिलेटिव हैं या नहीं हैं, लेकिन अब उसके ऊपर भी मुमानत हो गई। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों से हम इस वीडियो के अंदर अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लियर करते चलें, बहरा टाउन कराची के मुतालिक कभी भी कोई न्यूज़ आती है तो हमारी कोशिश होती है कि फ़ौरन वीडियो अपलोड ना करें। पहले वो ड्राफ्ट, वो स्पेसिमेन, वो न्यूज़, उसको हम खुद स्टडी करें, उसके बैकएंड पे क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। स्टडी करने के बाद, उसकी बेसिक्स जानने के बाद फिर आप लोगों से उसकी अथेंटिसिटी जो है हम लोग डिस्कस करें। ये ना हो कि एक रूमर आई और 1 घंटे के अंदर वीडियो बनाई, यूट्यूब चैनल के ऊपर चढ़ा दी, बाद में 1 दिन बाद 2 दिन बाद सॉरी कर ली कि वो न्यूज़ जो है वो हम लोगों ने स्टडी नहीं की थी। खैर, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले वही दोबारा रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी किया करें। आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। पहले होता ये था बहरा टाउन कराची के अंदर कि सिंपल अगर आपने को ट्रांसफ़र करवाना है तो उसका प्रोसेस होता था कि एनडीसी और एनओसी आपने अप्लाई करनी है और आपका एजेंट है या आप खुद दोनों जाकर पर्सनली एनडीसी और एनओसी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब स्टार्ट से 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। एनडीसी से ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है तो एनडीसी से ही हम स्टार्ट करते हैं कि एनडीसी नो डिमांड सर्टिफिकेट या तो सेलर प्रॉपर्टी बेचते वक्त खुद अप्लाई कर सकता है या ऐसा एजेंट, ऐसा स्टेट एजेंट या एजेंसी का ऑनर जिसका DNFBP सर्टिफिकेट बना हुआ है FBR की तरफ से, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है, अगर वो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो फिर आप अपने सेलर के एंड पर आप लोग वहाँ पर एनडीसी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज सेलर खुद अप्लाई करेगा, कोई भी लेमैन एजेंट जो है वो एनडीसी अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा दूसरी चीज़, ट्रांसफ़र के वक्त पहले सिंपल ट्रांसफ़र सेट लगते थे, एप्लीकेशन फॉर्म लगता था और डॉक्यूमेंटेशन लगती थी। अब नो योर कस्टमर फॉर्म जो है, एक KYC फॉर्म बहरिया टाउन के अंदर ट्रांसफ़र्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लाजमी कर दिया गया है कि इस वक्त जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं आपके पास ये बायर आपकी सोसाइटी के अंदर, उनके बारे में आप जानें कि ये प्रॉपर्टी कैसे परचेज़ कर रहे हैं, क्या क्या शिकें हैं। ये हमारे पास पेपर मौजूद है और आप वीडियो के अंदर भी इंशाल्लाह देख रहे होंगे, हमारे एडिटर ऐड कर देंगे इसको। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी आप हमारे से ले सकते हैं डिटेल कि KYC फॉर्म जो है हर ट्रांसफ़र के लिए लाजमी होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस ऑफ कस्टमर जो है वो क्या है। कैश इंटेंसिव बिजनेस तो नहीं है, कि ऐसा बिजनेस तो नहीं है कि डेली बहुत ज़्यादा कैश की आमदरफ्त तो उनके पास, जैसे कोई सुपर स्टोर हो गया या इसके अलावा कार वाश सेंटर हो गया, इस किस्म का कोई स्टोर तो नहीं जहाँ पर कैश की ट्रांजैक्शन जो हो ज़्यादा हो। तो ये आपने अपने मुताबिक जो है इसको येस या नो के अंदर जो है इसको टिक कर लेना है। फिर इसी तरह कस्टमर जो है वो किसी हाई रिस्क इंडस्ट्री से ताल्लुक़ तो नहीं रखता, जैसे गोल्ड और डायमंड, सिल्वर, ये बिजनेसेस हो गए। फिर इसके अलावा कस्टमर जो है वो उसका जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्या है, किसी कंट्री के बॉर्डर के ऊपर उसका स्टे तो नहीं है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्टे तो नहीं है, या फिर अफ़गानिस्तान, साउथ कोरिया ऐसे किसी कंट्री के अंदर तो नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई रिस्क हो, कोई वार की सिचुएशन हो या वहाँ पर हालात सही ना हो। तो इस हवाले से भी यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है। फिर इसके अलावा आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, आप मोड ऑफ़ पेमेंट क्या है, कैश में ले रहे हैं, पे ऑर्डर्स में ले रहे हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशन क्या है आपका। फिर आप जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं आपके पास पैसा कहाँ से आया, सोर्स क्या है, सैलरी है, बिजनेस है, फॉरेन रेमिटेंस है या अदर कोई चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपने नो योर कस्टमर फॉर्म जो KYC फॉर्म बहरा टाउन के काउंटर के ऊपर ट्रांसफ़र के साथ आपने जमा करवाना होगा। आप सेलर की सूरत में, बायर की सूरत में
ये प्रिकॉशंस जो हैं आपने माइंड में रखने हैं। एज अ बायर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त ये फॉर्म वहाँ पर सबमिट करवाना होगा। और एक और चीज़, अगर दरमियान में कोई रियल स्टेट एजेंट इन्वॉल्व है तो रियल स्टेट एजेंट ट्रांजैक्शन करवाते वक्त वहाँ पर अपना DNFBP सर्टिफिकेट और इसके अलावा वहाँ पर ये फॉर्म जो है फिल करके साथ अटैच करके वहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेगा। अदरवाइज काउंटर के ऊपर बायर और सेलर सिर्फ खड़े होंगे, वो खुद प्रोसेस करवाएंगे। ये चीज़ हो गई। तो इसके अंदर एक नुक्ता ये है कि सर्विसेज तो जाहिर सी बात है सेल परचेज बेहड कराची के अंदर किसी प्रोफेशनल डीलर या एजेंट के बगैर मेरा ख्याल है कि 98% वो इम्पॉसिबल है। कोई सेलर या बायर होते हैं जिन्हें सारे प्रोसेस का पता होता है, अदरवाइज एजेंट या एजेंसी की सर्विसेज लेना जो है वो कहीं ना कहीं नागज़ीर होती हैं। तो ऐसी एजेंसी या एजेंट का इंतखाब करें जो प्रोफेशनली काम कर रहा हो, डॉक्यूमेंटेशन उसकी पर्सनल पूरी हो, DNFBP सर्टिफिकेट जो है उसका बना हुआ हो, FBR के टैक्स जो है सर्कल उसके अंदर वो आ रहा हो, ताकि आपको भी इन फ्यूचर किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े अगर कहीं पर कोई जवाबदेही हो। ये हो गई एक चीज़ ट्रांसफ़र के प्रोसेस के हवाले से। और दूसरी चीज़, ट्रांसफ़र के पहले जो वहाँ पर हम लोग स्टाम्प पेपर जमा करवाते थे तो सिर्फ 2 पेजेस थे, अब पेजेस इंक्रीज़ करके 4 पेजेस हो गए। उसके अंदर भी वही शिकें जो हैं ऐड हुई हैं कि आपके पास पेमेंट जो है वो कहाँ से आई, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आपका ताल्लुक तो नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो आप बाय कर रहे हैं कहाँ से फंडिंग आई है, कोई आपका ताल्लुक जो है किसी अनएथिकल या शेल कंपनी से ताल्लुक तो नहीं है। ये सारी डिटेल्स जो हैं वहाँ पर आपको देना होंगी। यानी प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त ट्रांसपेरेंसी को लाजिम व मलजूम कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे आप बेहडन कराची में प्रॉपर्टी ख़रीदें चाहे किसी और सोसाइटी के अंदर। अब आते हैं एक और चीज़, अथॉरिटी के ऊपर ट्रांसफ़र। पहले होता ये था कि हमारे ऐसे अक्सर मोस्टली क्लाइंट्स, हम लोग भी मतलब आप कह लें कि 50% क्लाइंट्स हमारे ऐसे हैं ओवरसीज़ जो वहाँ से पेमेंट्स हमारे पास भेज देते थे या अपने किसी रिलेटिव के पास भेज देते थे कि मेरे नाम पर आप बेहडन कराची के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीद कर खुद ही करवा दें। तो पहले ये प्रोसेस जो था बड़ा आसान प्रोसेस था कि जस्ट उनका ID कार्ड रिक्वायर्ड होता था, एक अथॉरिटी पेपर, अथॉरिटी लेटर और एक उनका वीडियो पैगाम जो है वो लाजमी होता था। और सिर्फ ये 2 चीज़ों के ऊपर, अथॉरिटी लेटर और वीडियो पैगाम के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र अथॉरिटी के ऊपर हो जाता था। लेकिन अब जो है चीज़ लाजमी कर दी है, अब 2 चीज़ें लाजमी कर दी हैं। अगर तो आपके ब्लड रिलेटिव कोई आपके नाम पर प्रॉपर्टी ख़रीद कर करवा रहे हैं तो वो अपना FRC साथ अटैच करेंगे कि हाँ जी मैं इस शख्स का ब्लड रिलेटिव हूँ, ये मेरी FRC है, मैं इनका बेटा हूँ, भाई हूँ, मैं अपने भाई के नाम पर प्रॉपर्टी ख़रीद कर करवा रहा हूँ इनके नाम, ये बाहर बैठे हैं दुबई में या USA वगैरह में, अब्रॉड किसी भी कंट्री में। तो उस सूरत के अंदर सिर्फ 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक FRC कि उसके अंदर आपस में उनका ब्लड रिलेशन जो है वो साबित हो रहा हो, और दूसरी चीज़ जो नई चीज़ है वो पहले आप लोगों से हमने डिस्कस की है, नो योर कस्टमर फॉर्म या KYC फॉर्म जो है वो अटैच होगा। ये ब्लड रिलेशन की सूरत में हो गया कि आपका कोई ब्लड रिलेटिव आपके नाम पर प्रॉपर्टी ख़रीद कर करवा सकता है अथॉरिटी पर। अच्छा, अगर कोई एजेंट, जैसे हम लोग खुद काफ़ी सारे क्लाइंट्स के नाम पर प्रॉपर्टीज़ ख़रीद कर करवाते रहे हैं, अभी भी रिसेंटली कल नए प्रोसेस से हमने एक प्रॉपर्टी नाम करवाई है अथॉरिटी के ऊपर, स्पोर्ट सिटी का एक विला था। अच्छा खैर, गुफ्तगू की तरफ आते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस से हमें कल गुजरना पड़ा, या इन फ्यूचर अगर कोई एजेंट किसी अपने बायर के नाम पर प्रॉपर्टी ख़रीद कर करवाता है तो उसको क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ये 4 पेजेस का एक और फॉर्म है, कस्टमर रिस्क असेसमेंट फॉर्म। तो 4 पेजेस का ये फॉर्म है, ये साथ आपको फिल करके अटैच करना पड़ेगा कि रियल स्टेट एजेंट अपना DNFBP सर्टिफिकेट, अपना विजिटिंग कार्ड और ये कस्टमर रिस्क असेसमेंट फॉर्म जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ अथॉरिटी लेटर के साथ अटैच करेगा। वीडियो पैगाम वहाँ पर अथॉरिटी के ऊपर बाइंग के लिए हेड ऑफिस में सेंड करवाएगा। ये 5 चीज़ें जो हैं वो देने के बाद अथॉरिटी के ऊपर कोई एजेंट ट्रांसफ़र करवा सकेगा। अच्छा, अब इसके अंदर पहले 1 बाय 1 आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। पहले होता था कि सिर्फ वीडियो पैगाम और अथॉरिटी लेटर या अथॉरिटी पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता था। अब क्या क्या चीज़ें एडिशनल हुई हैं, अथॉरिटी लेटर, वीडियो पैगाम बायर की तरफ से कि अगर यहाँ मौजूद नहीं है, और रियल स्टेट एजेंट का DNFBP सर्टिफिकेट,
रियल एस्टेट एजेंट का विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड, और पांचवी चीज़ ये 4 पेजेस का कस्टमर रिस्क असेसमेंट फॉर्म जो है ये साथ अटैच करना होगा। अच्छा, इसको भी एक शॉर्ट सी डिस्कशन कर लेते हैं इसके हवाले से कि ये अथॉरिटी के ऊपर ट्रांसफ़र के लिए ये 4 पेजेस का फॉर्म जो है कस्टमर रिस्क फॉर्म ये क्यों लाजमी किया है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो वन बाय वन सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर ये है कि काफ़ी केसेस के अंदर हम लोग डीपली कोई जिसे कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल टॉक के अंदर नहीं जाते। इसके अंदर डीपली जो चीज़ है वो ये है कि अगर तो आपका किसी पॉलिटिकल फैमिली के साथ ताल्लुक़ है या आप किसी सियासतदान के रिश्तेदार हैं तो इसमें हाईलाइट करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर कि हाँ या ना। फिर दूसरी चीज़ कि आप पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं या पाकिस्तान में रहते हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो इस सूरत में टिक करना पड़ेगा। फिर कस्टमर जो है वो किसी एनजीओ के साथ या किसी गवर्नमेंट इदारे के साथ अटैच तो नहीं है, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम तो नहीं है। इसके अंदर आसानी ये होगी, पहले होता ये था कि सब नहीं 100 में से कोई माइनर से लोग थे गवर्नमेंट मुलाजिम जिनकी, अब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ उनके लिए, कि सोर्स ऑफ इनकम जो थी बड़ी अनएथिकल थी। तो अब इसके अंदर उनको भी शिकंजे में लाया जा रहा है कि भाई आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो ये पैसा कहाँ से आया। ये सारे फॉर्म वगैरह फिल करने का मकसद जो है कहीं ना कहीं उस चेन के साथ जाकर मिलता है। खैर ये गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, टॉपिक से हटकर हो जाएगी ये। अच्छा, फिर किस कस्टमर जो है हाई रिस्क इंडस्ट्री से ताल्लुक़ तो नहीं है, ये वही आ गया जो पहले केवाईसी फॉर्म के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर बायर खुद परचेज़ करेगा तो भी ये जवाब देना पड़ेगा। फिर बिज़नेस जो है कैश इंटेंसिव तो नहीं है, यानी कैश के ट्रांजैक्शन जो है बिज़नेस में ज़्यादा तो नहीं है, परचून का काम तो नहीं है या कोई ऐसा होलसेल का काम तो नहीं है जहाँ पर कैश जो हो वो लाजिम हो। फिर इसके अलावा कस्टमर जो है किसी शेल कंपनी का ऑनर तो नहीं है। इसके अलावा कोई फॉरेन दूसरे कंट्रीज़ के अंदर किसी किस्म की कोई बिज़नेस तो नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर उसने यहाँ पर जिसे कहते हैं कि डिस्क्लोज़ ना किया हो, शो ना कराया हो एफबीआर एसेट्स के अंदर अपने पर्सनल। फिर के कस्टमर का ताल्लुक, अच्छा ये थोड़ा सा कंट्री और जियोग्राफिकल रिस्क फैक्टर्स का एक और कॉलम इसके अंदर ऐड किया गया है कि आपका ताल्लुक किसी ऐसे कंट्री से तो नहीं है कि जो FATF लिस्ट जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उन कंट्रीज से आपका कोई ताल्लुक तो नहीं है जो FATF की लिस्ट के अंदर हैं। तो ये आपने देख लेना है कि पाकिस्तान का ताल्लुक है या नहीं है, हाँ या ना का कॉलम इसमें मौजूद है। फिर कंट्रीज़, ऐसे कंट्रीज़ जिनके ऊपर यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई सैंक्शन लगी हुई हैं, ऐसे कंट्री से आपका ताल्लुक तो नहीं है। फिर इसके अलावा आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ तो नहीं है, ये चीज़ इसके अंदर हाईलाइट करनी है। फिर इसके अलावा आप जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं ये कोई ऐसी पेमेंट तो नहीं आ रही, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फ़र्ज़ करें कि XYZ एक बैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, उसने आपको फंडिंग भेजी, आपने यहाँ से उनके नाम पर या उनके किसी एजेंट के नाम पर अथॉरिटी के ऊपर कोई प्रॉपर्टी करवा दी, कोई ऐसा तो नहीं सीन तो नहीं है। इसके अंदर भी आपने हाँ या ना का जवाब देना। फिर एक कॉलम इसके अंदर, एक सेक्शन जो है इसके अंदर वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, प्रोडक्ट्स रिस्क फैक्टर, यानी जो एजेंट हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, एजेंसी रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक कॉलम है कि इन फ्यूचर आपको भी जवाबदेही जो है वो करनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं कि आप जो है कस्टमर से लार्ज अमाउंट ऑफ कैश तो रिसीव नहीं कर रहे, कि पे आर्डर्स में है, ज़्यादा कैश के अंदर है, अमाउंट कैसे आ रही है। फिर कोई ऐसे कस्टमर से अननोन पेमेंट मौसूल तो नहीं कर रहे कि वो थर्ड पार्टी या किसी शेल कंपनी, 3 लेयर कंपनी से जिसे कहते हैं कि एसोसिएटेड हो। फिर इसके अलावा रियल एस्टेट एजेंट के बैंक अकाउंट के अंदर सेलर या बायर जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, पर्सनल अकाउंट में कर रहा है या कंपनी अकाउंट के अंदर कर रहा है। इसके अलावा हाई प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में आप इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। अगर हाई वैल्यू प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांसफ़र होगा, तो इसको यस पे टिक कर देंगे। फिर इसी तरह नॉन रेजिडेंट बायर्स, आपका ये कस्टमर है या नहीं है, यानी जिसकी प्रॉपर्टी आप ख़रीद कर नाम करवाने में पाकिस्तान में रहते हैं या अब्रॉड में रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों से एक शॉर्ट जिसे कहते हैं कि हमने डिस्कशन की कि अगर अथॉरिटी के ऊपर आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि भाई कोई किसी क्रिमिनल के नाम पर कोई चीज़ तो नहीं करवा रहे, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर है या नहीं है,
कैश आ रहा है, पे आर्डर्स आ रही हैं, ये सारी डिटेल जो है इसके अंदर रिस्क असेसमेंट फॉर्म के अंदर मौजूद है। अच्छा, पहले हमने जिक्र किया डिटेल में कि ट्रांसफ़र कैसे होगा, सेलर बायर मौजूद होंगे। दूसरा हमने जिक्र किया कि बायर अगर मौजूद नहीं है तो अथॉरिटी पर ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये फॉर्म साथ अटैच था, रिस्क असेसमेंट फॉर्म, इसकी डिटेल डिस्कशन की। अब तीसरी चीज़, पहले होता ये था कि अथॉरिटी और वीडियो पैगाम के ऊपर हम हेड ऑफिस से किसी भी बायर की फ़ाइल या ट्रांसफ़र लेटर हम 15 दिन बाद जो मिलता है, 20 दिन बाद ट्रांसफ़र के, वो मौसूल कर सकते थे रियल एस्टेट एजेंट या यहाँ पर कोई भी पर्सन। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं आप, आपको बायर की ट्रांसफ़र लेटर या ट्रांसफ़र फाइल या येलो पेपर वो नहीं मिलेगा जब तक आप बायर खुद मौजूद ना हो या उसके वहाँ पर ब्लड रिलेटिव में से कोई मौजूद ना हो, एफआरसी के साथ, अथॉरिटी पेपर के साथ और वीडियो पैगाम के साथ। तो एक चीज़ ये भी हो गई। या अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, आपने फ़ाइल रिसीव करके री अलॉटमेंट अप्लाई करना है और फिर अलॉटमेंट रिसीव भी करना है, तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी मंगानी पड़ेगी फॉरेन अफेयर से अटैच करवाकर, फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच करवाकर फिर आपने बैरिया हेड ऑफिस के अंदर सबमिट करवानी होगी। फिर उसके बाद आप ये एज अ रियल एस्टेट एजेंट जो है सारा प्रोसेस कर सकेंगे। अगर ब्लड रिलेटिव हैं, फिर सिंपल सा आपको मैंने तरीका बता दिया है कि उसके अंदर एफआरसी, अथॉरिटी लेटर, ईमेल और वीडियो पैगाम, ये इसके ऊपर आप फाइल मौसूल कर सकेंगे। ये सारी चेंजिंग्स हैं जो ट्रांसफ़र के अंदर आई हैं। डिटेल डिस्कशन मेरा ख्याल है मैंने कर ली है। बाकी अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, केवाईसी फॉर्म या नो योर रिस्क असेसमेंट फॉर्म, ये अगर आपको रिक्वायर्ड है तो व्हाट्सएप पे भी आप हमारी टीम से ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई और क्वेश्चन हो कि प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई नॉलेज लेना चाह रहे हैं कि कैसे बनती है, अथॉरिटी लेटर कैसे बनता है, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई आपकी क्यूरी हो या क्वेश्चन हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए मोहम्मद कैसर सलीम को। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।